नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व और द्वितीय पर्व के संपूर्ण भागों का वाचन पूर्ण हो चुका है और तृतीय पर्व का भाग 7 तक का वाचन पूर्ण हो चुका है। इन सभी भागों का वाचन वीडियो के रूप में आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सुन सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे तृतीय पर्व का भाग 8। शरत चंद्र कभी नियमित होकर नहीं लिख सके, उनसे लिखाया जाता था। पत्र पत्रिकाओं के संपादक घर पर आकर बार बार धरना देते थे, बार बार आग्रह करने के लिए आते थे। भारतवर्ष के संपादक राय बहादुर जलधर सेन आते, शरत बाबू के सेवक भोला को पुकारते, ओरे भोला चाले आ और भीतर बहू माँ को कह दे कि आज मैं यहीं नहाऊंगा खाऊंगा। इतना कहकर वह कपड़े उतारते और एक तकिए के सहारे लेटकर कुरुट पीने लगते। शरत बाबू सब कुछ देखते, मुस्कुराकर पूछते, क्या बात है दादा, इस सब का क्या मतलब है? मतलब 5 बजे चाय पीकर जाऊंगा, तुम्हारा लेख भी लेता जाऊंगा, इसीलिए अब समय व्यर्थ ना खोकर लिखना शुरू कर दो। विचित्रा के लिए लेख लेकर आते श्री तुलसी, जो रेल विभाग में काम करते थे। उपेंद्र नाथ स्वयं स्टेशन जाकर लेख ले आते थे। वे स्वयं इसलिए जाते थे जिससे शरत बाबू उनका लिहाज करके सुस्ती ना करें। यदि ये लोग ऐसा ना करते तो उनके लिए लिखना असंभव जैसा था। इसी बात की गवाही देते हुए उनकी कितनी ही रचनाएं असमाप्त पड़ी रह गई हैं। काशी प्रवास में उनकी भेंट साहित्यकार श्री केदारनाथ बंदोपाध्याय से हुई थी। शीघ्र ही वह भेंट प्रगाढ़ बंधुत्व में परिवर्तित हो गई। उन्हीं केदार बाबू ने अपनी पत्रिका प्रवास ज्योति में लिखने के लिए उनको आमंत्रित किया था। वे परंतु उन्हें एक उपन्यास देने के लिए वचनबद्ध हो गए, लेकिन बार बार आग्रह करने पर केवल एक किस्त ही वह भेज सके। उस समय एक बार एक पत्र में उन्होंने लिखा, आपके साथ मेरा व्यवहार काफ़ी निंदनीय हो गया, लेकिन मजबूर होकर ही ऐसा हुआ। आशा है भविष्य में फिर कभी ऐसा नहीं होगा। पहली बात है, बीमार मैं बिस्तर पर पड़ा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद जब शरीर स्वस्थ हुआ तो दूसरे उपसर्ग दिखाई पड़े। आपके लिए रचना इस महीने भेज सकता था, पर भारतवर्ष में न भेजने के कारण आप लोगों को भी न भेज सका। उनको ना देकर आप लोगों को देने से उनको असीम व्यथा ही न पहुँचती, अपमान भी होता। इस महीने से फिर सब कुछ नियमित होगा। मुझे लेकर जो भी कोई कारोबार करते हैं उन्हें इसी समय भुगतना पड़ता है। मैं केवल खुद ही अन्याय नहीं करता और 5 आदमियों को भी विडंबन करता हूँ। इसे आप लोग निज गुण से क्षमा करें। स्वभाव, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा किस्त भेज रहा हूँ। इस विषय में इस बार निश्चिंत रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वे उनको कुछ भी नहीं भेज सके। यह कथाकथित असमर्थता उनके स्वभाव का अंग बन गई थी। कारण अनेक थे,
होते ही हैं। जो मजलिसी हैं उनके लिए न काल कोई व्यर्थ रखता है न नियम। इन्हीं केदार बाबू के साथ वह काशी में गप शप करते करते दिन पर दिन बिता देते थे। केदारनाथ अस्वस्थ हैं, इन्हें बाहर लेकर जाना ही होगा। तांगे वाले को आदेश मिला 8 बजे आने का। वह आया, पर अभी तो चाय चल रही है। अब नवयुवक मिलने आ गए हैं। बाहर बज गए 12 बज गए। अब क्या जाने का वक्त है। अच्छा 4 बजे आना। नाना डरी नहीं, किराया पूरा मिलेगा। डरिए नहीं, किराया पूरा मिलेगा। तांगे वाला 2 दिन ऐसे ही आता रहा और रात को 11 बजे पूरा किराया लेकर जाता रहा। उनका बाहर जाना ना होना था, ना हुआ। ऐसा व्यक्ति अगर अफीम भी खाता हो तो एक तो करेला फिर नीम चढ़ा। एक और अवसर पर अपनी इस चिरपरिचित असमर्थता की कैफियत देते हुए उन्होंने कवि गिरिराज कुमार को जो पत्र लिखा, उसमें उन्होंने अपने मन की बात कुछ अधिक स्पष्टता से कही है। मुझे यह विश्वास है कि किसी और के सामने अपने दोषों के स्पष्टीकरण देने का कोई मार्ग हो या ना हो, तुम्हारे सामने तो है। कारण यह है कि तुम केवल किसी मासिक और साप्ताहिक के संपादक ही नहीं हो, स्वयं कवि भी हो, अर्थात सगोत्र हो, सजातीय हो। साहित्य सेवा में जो आनंद और जो वेदना होती है उसको जानते हो। साहित्य सेवी की दुरवस्था को पहचानते हो। तुमको यह बताना नहीं होगा कि साहित्यकार का बाह्य और अंतर दोनों एक सूत्र में गुंथे हुए नहीं होते। एक के प्रमाण से दूसरे पर विचार नहीं किया जा सकता। ऐसी विडंबना भी होती है कि जब शरीर स्वस्थ दिखाई देता है लेकिन मन एकदम दिवालिया हो जाता है। मस्तिष्क हो उठता है बिल्कुल रेगिस्तान। उनको हिलाने डुलाने से भाव के बदले अभाव ही रसहीन धुल ही बाहर आना चाहती है। आजकल मेरी यही दुरवस्था हो रही है। कैफियत नाना प्रकार से दी जा सकती है, दी भी जाती थी, लेकिन सत्य यही है कि उनसे रचना प्राप्त करने के लिए संपादकों को बहुत बार आग्रह और ऋजुपद छोड़कर दुराग्रह का कुटिल मार्ग ग्रहण करने को विवश होना पड़ता था। उस बार बिजली के संपादक नलिनीकांत सरकार ने पूछा कि अंक के लिए समय से बहुत पहले एक रचना के लिए प्रार्थना की। शरत ने कहा, तुम्हारे पत्र में मैं निश्चय लिखूंगा। आश्वासन पाकर नलिनी बाबू धन्य हो गए। 1 सप्ताह बाद वे फिर आए। उनके आतिथ्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई। बातों का भी कोई अंत नहीं आया। सन्यासी दल की कथा, वेश्यालाओं में रहने की कथा, यात्रा दल, गाना बजाना, नाटक, अतीत के जीवन की ना जाने कितनी कहानियाँ उन्होंने नलिनी बाबू को सुना डाली। विदा के समय नलिनी ने पूछा, दादा मेरे लेख की बात तो याद है ना? उत्तर दिया, खूब याद है, तुम्हें एक लेख दूंगा। दिन बीते, महीने बीते, नलिनी आते रहे। आतिथ्य, स्नेह, कथा वार्ता सभी कुछ हो रहा था, पर लेख नहीं लिखा जा सका तो नहीं ही लिखा जा सका। आखिर नाम देने का समय आ गया।
उसी उत्साह में शरद बाबू ने कहा, निश्चय ही लेख दूंगा, कहा है तो दूंगा। तब नाम देने में क्या, नाम भी छप गया पर लेख कहीं नहीं था। अंत में एक दिन निश्चय करना ही पड़ा। उस दिन आने पर नलिनी बाबू को जो कुछ मिला वह यह पत्र था। श्रीयुषी बिजली संपादक, श्रीयुत बिजली संपादक, परम कल्याणेषु, देश की अनेक समस्याओं की आलोचना तुम्हारे बिजली पत्र में छपती है। मुझे भी बहुत कुछ देखने का सुयोग मिला है। सोचा था इस अंक में उन्हीं के बारे में कुछ लिखूंगा, किंतु शरीर इतना टूट गया है कि कुछ ना लिख सका। भरोसा यही है कि ना तो तुम्हारा पत्र बंद होगा और ना ही मैं मरूंगा। स्वस्थ होते ही लिखना शुरू करूंगा। वायदा पूरा न कर पाया इसका दुख है। उस पर तुम क्रोध करोगे तो दुख और बढ़ जाएगा। अच्छी तरह जानता हूँ वह तुम नहीं करोगे। तुम्हारा श्री शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। उस वर्ष के पूजा अंक में यही पत्र छपा। अगले वर्ष पूजा अंक के लिए फिर आग्रह की बारी आई। वही कहानी फिर दोहराई जाने लगी। आखिर फिर अंतिम दिन निश्चय हो गया। उस दिन जाकर नलिनी बाबू ने देखा घर में मेहमानों की भीड़ है। शरद बाबू ने कहा, देखते हो इस भीड़ में कहीं लिखा जा सकता है। 2 क्षण चुप रहने के बाद नलिनी बाबू बोले, जानता था लेख नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आज किसी और ही उद्देश्य से आया हूँ दादा। वह क्या है? दादा, बिजली से जो मिलता है उससे पेट नहीं भरता। छोटे छोटे बच्चों को गाना सिखाकर कुछ रोजगार करता हूँ। रामकृष्णपुर में सुना है अमुक सज्जन को एक ऐसे ही मास्टर की आवश्यकता है। वह आपके पास आते हैं, आप उनसे कह देंगे तो काम हो जाएगा। लेख देने से इतनी सरलता से मुक्ति मिल जाएगी। यह कल्पना शायद शरद बाबू ने नहीं सोची थी। बहुत खुश हुए, जैसा कि उनका स्वभाव था, परंतु चलने के लिए तैयार हो गए। नलिनी बाबू टैक्सी ले आए, लेकिन वह तो चले ही जा रहे हैं। गंतव्य स्थान आकर भी चला गया है। टैक्सी रुकी ही नहीं। शरद बाबू ने पूछा, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? नलिनी बाबू ने उत्तर दिया, दादा, मेरा मैस आ गया है। जब आ ही गया है तो चलिए, मेरे निवास स्थान पर चलिए। यह सौभाग्य मिला है तो चाय पीकर और कृतार्थ कीजिए। ऊपर जाकर सरकार महाशय ने शरद बाबू को बड़े आदर के साथ एक कमरे में बिठाया। चाय और खाने के लिए सामान लाने का आदेश दिया। आने पर उसी के साथ एक पैकेट सिगरेट, दियसलाई, राइटिंग पैड और फाउंटेन पेन भी उनके सामने रखे। चकित होकर शरद बाबू ने पूछा, यह सब क्या है? सरकार महाशय ने शांत भाव से उत्तर दिया, दादा, चाय पीकर दया करके मेरा लेख लिख दीजिए। बिना लेख लिखे आपका छुटकारा नहीं हो सकता। इस कमरे का दरवाज़ा बंद करके मैं पास के कमरे में रहूँगा। लेख पूरा होने पर मुझे पुकार लीजिए, दरवाज़ा खोल दूँगा। यह कहते हुए वह बाहर चले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। जाते समय पाया कि विस्मय विष्णु शरतचंद्र उनकी ओर देख रहे हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। चारों ओर शोर मच गया कि शरतचंद्र कमरे में बंद होकर लेख लिख रहे हैं। 3 घंटे बाद दरवाजे पर आहट हुई। शरतचंद्र ने भीतर से पुकारा, मनलिनी, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुला।
हाथ में लेख लिए शरतचंद्र खड़े थे। बोले, गच्छे धन्य हे लड़के, यह रहा तेरा लेख। लेख का नाम था कतिपय दिनों की भ्रमण कहानी। कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वे दिल्ली गए थे, उसी का यह रोचक यात्रा विवरण था। लेकिन अचरज यह कि उन्हें तनिक भी तो क्रोध नहीं आया। उसी तरह हंसते हंसते नलिनी के साथ शिवपुर लौट गए। यह सब ठीक है, परंतु क्या यह भी सत्य नहीं कि लिखने में द्रुतगति क्लर्क की योग्यता हो सकती है, लेखक की नहीं। दुर्गति क्लर्क की योग्यता हो सकती है, लेखक की नहीं। शरद बाबू ने एक नई लेखिका को यही उपदेश दिया था। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए भाग को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।